स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, सारे लोग आ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। सारे लोग जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, जो कि आपका आज स्टार्ट होने वाला है दिल्ली सल्तनत। सभी को बताइए, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो 1200 से लेकर के 1526 तक रहा था। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन इस क्लास में जितना ज़्यादा पढ़ जाएगा उतना ज़्यादा पढ़ाएंगे। इसके बाद में तब पार्ट 2 ले आएंगे। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से जल्दी सारे लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी आ गए सारे लोग शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों को बुला लेंगे। इसके बाद में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत। अगर इसकी बात की जाए, इसके शासनकाल की बात की जाए, तो ये 1200 ईस्वी से लेकर के कब तक रहा? 1200 ईस्वी से लेकर के 1526 तक रहा। कब तक रहा? 1526 ईस्वी तक रहा, है ना। सभी लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ाना स्टार्ट करें, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। अगर हम इसमें वंशों की बात करें तो कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। एक आपका गुलाम वंश, एक आपका खिलजी वंश, एक आपका तुगलक वंश, एक आपका सैयद वंश और एक लास्ट आपका हुआ लोधी वंश। यानी कितने वंश हुए? 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहले इन वंशों को देख लेते हैं। कितने वंश हुए थे? नंबर 1 आपका क्या हुआ? गुलाम वंश। गुलाम वंश सभी लोग देखो, जो लोग नोट करते हैं वो लोग नोट भी करना अच्छे तरीके से। गुलाम वंश के बाद में क्या हुआ? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में क्या आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में क्या आया आपका? सैयद वंश। या आधा और है सैयद वंश। इसके बाद में लास्ट आपका क्या है? लोधी वंश। तो ये सब वंश आए आपके, है ना। कितने वंश आए? सभी को गुड इवनिंग। नंबर 1 आपका आया गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश और नंबर 5 आपका क्या आया? लोधी वंश। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो सबसे पहले गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके बाद में खिलजी वंश की बात करें तो कौन था? फिरोज शाह खिलजी। कौन था? फिरोज शाह खिलजी। अगर हम तुगलक वंश के शासक की बात करें तो आप कर देंगे सर जी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में सैयद की वंश की बात कर दें तो कौन आया था? खिज्र खां। कौन आया था? खिज्र खां। और लोधी वंश की बात कर दें तो कौन आया था? बहलोल लोधी। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हम क्या करेंगे? हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। ये तो हमने आपको बता दिया कि दिल्ली सल्तनत जो 1200 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा है, जिसमें शासक वंश कौन कौन से आए? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का फिरोज शाह खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी। ट्रिक इसकी क्या होती है? देखो, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। अगर ट्रिक की बात करें तो इसको कैसे याद रखते हैं? लगातार ग्रंथ, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। मतलब आपका क्या हुआ? गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। यानी गुलाब खिले तो सांस लो। अब हम लोग इसमें बात किस चीज की करेंगे, आप लोग ये बताओ। अब हम लोग सबसे पहले किस वंश की बात करने वाले हैं? सबसे पहले गुलाम वंश की बात करेंगे।
तुगलक वंश, शायद वंश, लोधी वंश, हाँ खिलजी वंश, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गुलाम वंश की, है ना। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो नोट करते हुए चलना। देखो हमारी इस क्लास में जो ये लूसेंट की क्लास होती है इसमें जल्दीबाजी नहीं होती है, क्योंकि लूसेंट पढ़ा रहे हैं, एक तरफ से आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो लूसेंट की बुक है हर एग्जाम में काम आती है। टीटी, सीटीईटी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमटीएस, एसएससी, यूपीपी, चाहे किसी का एग्जाम नहीं, यूपीपीटी, हर एग्जाम में इस लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा भाग इसी का होता है। तो इस क्लास को बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आप लोग बस आराम से नोट्स बनाते हुए चलें। अब हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो गुलाम वंश की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं गुलाम वंश की, जिसका हमने आपको संस्थापक कौन बताया? जिसका हमने आपको संस्थापक कौन बताया? हमने आपको सर जी संस्थापक बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बताया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई आपका गुलाम वंश जिसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई। अब एक चीज आप हमें ये बताइए, इसके संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसिद्ध क्यों था? इसने क्या क्या कार्य किए? गुलाम वंश कब से कब तक चला? सबसे पहली चीज, गुलाम वंश कब से कब तक चला? आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो चला है आपका 1200 से लेकर के 1526 तक चला। अब 1200 से 1526 चला, सबसे पहले चालू क्या होगा? गुलाम वंश। 1206 से चला, इसकी स्थापना 1206 में हुई और 1290 तक चला। कब तक चला? 1206 से लेकर 1290 तक चला, है ना। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। चले आगे। अब देखो, मोहम्मद जो गौरी था, सबसे पहले आप सुनिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य व्यक्ति था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले किसका शासन था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। गुलाम वंश तभी चला। गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा? गुलाम वंश नाम पड़ने के पीछे कारण ये था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी के गुलाम में से सबसे योग्य था, है ना। तो इसीलिए आप सभी लोग सबसे पहले तो ये लिखिए, गुलाम वंश जो नाम पड़ा जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो था ये मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आप लोग इसको भी लिख लेना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम तो था ही ये, इसके साथ साथ और पता है आपको, योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति था। किसका? मोहम्मद गौरी का, योग्य और विश्वसनीय। अब ये अगर आपसे पूछा जाए किस जाति से था, इसकी जाति क्या थी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये तुर्क जनजाति से था। किससे था? तुर्क जनजाति से ये था। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लेना, इतनी चीजें आप सभी लोग नोट डाउन करें। आप सभी लोग इतनी चीजें नोट डाउन करें। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला। संस्थापक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जाति तुर्क जनजाति थी, है ना। सभी लोग नोट करते चलें क्योंकि लाइट का पता नहीं है। हाँ, सारी चीजें भी बताएंगे आपको, सारी चीजें एक एक चीज आपको नोट कराएंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। बस आप सभी लोग डेली क्लास में आते रहें। देखो, जब डेली क्लास में आते रहेंगे तो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, आपके समझ में आता है, हमें भी अच्छा लगता है, मेरा भी मन लगा रहता है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे आपसे कहा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? इसका राज्याभिषेक कब हुआ था अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो तारीख नोट कर लेना, 24 जून 1206 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। 24 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक क्या करता है? अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित करता है।
राज्याभिषेक हुआ तो इसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? लाहौर। सभी लोग इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना। राजधानी इसकी कहाँ हुई? लाहौर हुई। इस चीज को नोट करिए। ये बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग शेयर करो और आराम से नोट करो। इतना अच्छा नोट्स बनवाएंगे, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा जाएगा। ठीक है भाई। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? उसको पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया नहीं था, इसने सिर्फ नींव रखी थी, स्टार्ट करवाया था। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तो हमसे यहाँ पर इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बताओ। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नोट कर लो भाई, इतना सभी लोग नोट कर लो। हाँ, राज्याभिषेक की बात की जाए तो 24 जून 1206 ईस्वी। राजधानी की बात की जाए तो लाहौर। कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है भाई। बता भाई। हाँ, आगे चलो। आगे इसने क्या किया? दिल्ली में एक मस्जिद स्थित है जिसका नाम है कुतुब उल इस्लाम। मस्जिद का निर्माण इसके ही द्वारा करवाया गया। इसके बाद में अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, भी इसके द्वारा ही बनवाया गया। नोट कर लो। दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद है, इसका भी निर्माण इसके द्वारा। यहाँ पर मस्जिद और लिख लीजिए, याद रहेगा, नहीं तो आप कई लोग भूल जाएंगे, है ना। और इसके बाद में अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया। ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आपसे अगर हम ये पूछें, लाख बख्श किसको कहते थे? लाख बख्श मतलब ये होता था लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श किसको कहा जाता था? आपको पता है क्या? बताओ। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, भैया बताओ लाख बख्श किसको कहा जाता था? बताओ। किसी को पता है? लाख बख्श के नाम से जानते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। नोट कर लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला या दान देने वाला, इसको कहते हैं लाख बख्श। नोट कर लो, सारे लोग नोट कर लो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों को। डेली लाओ क्लास में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पूरे लूसेंट की तैयारी कराई जाएगी, ये हमारी गारंटी है। बस डेली सभी लोग आते रहिए क्लास में। ठीक है भाई। हाँ, क्या लिखा है? लाखों को लाखों में दान करता था। हाँ, लाखों का दान देने वाला था, लाखों में दान करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई। अच्छा, आपसे कहा जाए ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी? आप लोग ये भी लिख लीजिए। 1206 में ये राजगद्दी पर बैठा था, इसका राज्याभिषेक हुआ। 1210 में क्या हुआ? घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय। नोट कर लेना इस पॉइंट को। 1210 में चौगान खेलते समय
घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। काहे से गिरकर? घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस मुस्लिम शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो आप लोग तुरंत आंसर कर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अब इसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम क्या था, आप बताओ। इसका एक उत्तराधिकारी था, प्रिया जी बताओ। इसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाएगा, उत्तराधिकारी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, इसकी मृत्यु हो गई, ये दफनाया कहाँ गया था? इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। जहां इसने अपनी राजधानी बनाई थी वहीं पर यह दफनाया गया। दफनाया कहाँ पे गया? लाहौर में। अपनी राजधानी में ही इसको दफना दिया गया। कहा गया बेटा अब तुम यहीं रहो, अब तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं। अब बात करेंगे उसके बाद में उत्तराधिकारी। इसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम बताओ। उसने बहुत कम समय तक शासन किया, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने। इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम आप बताएंगे, और इसके उत्तराधिकारी का शासन सिर्फ कब हुआ? सिर्फ 8 महीने ही शासन किया था उसने, पर उसका नाम क्या था? 1210 में इसकी मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तुरंत इसका उत्तराधिकारी राजा बन जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। फिर इल्तुतमिश क्या करता है? उस उत्तराधिकारी को मार देता है, और फिर 1211 ईस्वी में खुद इल्तुतमिश बैठ जाता है गद्दी के ऊपर। तो अब आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वो था, क्या हमने बताया? चलो नहीं पता है तो आप याद रखना, आराम शाह का नाम आपने सुना होगा, आराम शाह। ठीक है, इसने सिर्फ 8 महीने शासन किया। 8 महीने 8 महीने इसने शासन किया। इसके बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश ने इसको मरवा दिया। क्या हुआ? आराम शाह को इल्तुतमिश के द्वारा मार दिया गया, ने मार दिया। और फिर इल्तुतमिश आ गया 1211 में गद्दी पर बैठ गया। कब बैठ गया? 1211 में गद्दी पर बैठा। कौन बैठ गया? इल्तुतमिश बैठ गया। आप याद रखेंगे, देखो, हाँ कुतुब, ठीक। तो देखो कौन था? 8 महीने शासन किया था किसने? इल्तुतमिश ने, सॉरी आराम शाह ने। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसको मार दिया। 1211 में गद्दी पर खुद बैठ गया। हाँ, क्या नाम, आराम शाह सिर्फ 8 महीने ही शासन कर पाया। इसने इल्तुतमिश ने इनको मार दिया था। अच्छा, अब सबसे पहले ये कहानी सुनाने से पहले आपको एक चीज बता दें। एक आप लोग डायग्राम बनाना, इसके आगे से भी स्टार्ट करेंगे। वो डायग्राम हमको पहले ही बनवा देना चाहिए था, लेकिन आप पहले बनाओ। यहाँ से अभी 1200 गद्दी हमने इल्तुतमिश को बैठा दिया है, ठीक है। अब आप सबसे पहले डायग्राम ये बनाओ, सल्तनत काल में जब गुलाम वंश आया, सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन। कौन बैठा? ये डायग्राम बनाने से पता है क्या होगा? हो सकता है कहीं आपसे इसी डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो जब ये कॉपी में एक साइड बना रहेगा, तो जब भी आप सल्तनत काल पढ़ेंगे कॉपी में ये दिखेगा, तो आपको याद होगा। कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको याद ना हो, है ना। आपको याद होगा, जब आपको याद होगा तो ये आपको आराम देगा एग्जाम में। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और 1206 से लेकर कब तक रहा? 1210 तक, ठीक। इसके बाद में इल्तुतमिश आएगा। आप आराम शाह नहीं करेंगे क्योंकि 8 महीने उसने शासन किया था, उसका जिक्र इसमें नहीं करेंगे, वो आप याद रखेंगे। 8 महीने तक शासन किया, 1210 में ही, 11 में फिर आपका इल्तुतमिश आ गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? 1211 में बैठा, है ना सीमा उपाध्याय जी। 1211 में, 1210 ही आप कर लीजिए क्योंकि 10 में मारा, शुरुआत में मार दिया होगा। 8 महीने वो बैठा होगा, 1210 से लेकर के 1236 तक, ठीक है। हाँ, इल्तुतमिश के बाद कौन आया? बताओ भाई, नहीं पता हो तो लिख लेना, रजिया सुल्तान है। कौन आया? रजिया सुल्तान है। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने शासन किया 1236 से लेकर के 1239 तक, ठीक है। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? बाराहिम शाह आया। कौन आया? क्या लिखा? जी सर नोट्स बना रहे। हाँ सौम्या जी, बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये आपके काम आएगा।
ठीक है। तो इनके बाद कौन आया? बारहम शाह। बारहम शाह आया। बारहम शाह का जो शासनकाल था 1240 से लेकर 1242, 1240 से लेकर 1242। इसके बाद में आए अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आए? अलाउद्दीन मसूद शाह। नोट करते जाना सभी लोग। अलाउद्दीन मसूद शाह आए। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, कोई बताएगा? 1242 तक बारहम शाह का रहा था, तो 1242 से आगे इनका रहा होगा, तो 1242 से कब तक रहा? 1246। ठीक है। इनके बाद कौन आए? नसीरुद्दीन महमूद आए। कौन आए? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब तक रहा? आप देखो, अलाउद्दीन मसूद का 1246 तक रहा, तो सीधी सी बात है 1246 से कब तक रहा होगा? 1265 तक। ठीक है। लास्ट में कौन आए? आपके बलबन आए, जो 65 से लेकर के 87 तक रहे। लास्ट में आपके कौन आ गए? बलबन। लास्ट में आए बलबन। ये 1265 से लेकर 1287 तक रहे, और वही काल आपका कब तक चला था? 1290 तक। अब बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? सारे लोग बताओ, यहाँ तक सभी ने नोट किया या नहीं किया? और देखो, डेली आपको क्लास करना है। डेली आप सभी लोग क्लास में आएंगे, क्योंकि जब डेली क्लास करेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, है ना। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कर लिया ना? अब चलो, हम लोग कहां पर थे? हम लोगों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा दिया था 1211 ईस्वी में। अच्छा, इल्तुतमिश जो था ये कहां का शासक था? कहां का था? ये तुर्की था। कहां का था? इल्तुतमिश की हम लोग बात कर रहे थे। इल्तुतमिश ये था कहां का? तुर्किस्तान का। कहां का था? तुर्किस्तान। तुर्किस्तान का तुर्क था। क्या था? तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। क्या था? दामाद था। कौन था? इल्तुतमिश था, तुर्की था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय ये कहां का गवर्नर था? ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। जब ऐबक की मृत्यु हुई तब इल्तुतमिश कहां का गवर्नर हुआ करता था? सभी लोग बता दो। जिस समय इल्तुतमिश मरा तब उनका जो आराम शाह उनका उत्तराधिकारी था, उन्होंने उसको शासन करने को कह दिया था। जब वो मरे थे तो आराम शाह शासन करने लगा, लेकिन इस समय जो इनका दामाद था जिसका नाम इल्तुतमिश था, ये कहां का गवर्नर था? आप एक बात ये बता दीजिए, गवर्नर कहाँ का था? आपको बता दें, बदायूं का। बदायूं आपका उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जहाँ का ये गवर्नर हुआ करता था। तो इसको जब पता चला कि भैया वो चल निकले हैं अकबर, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो क्यों ना चला जाए। जब ये आया वहां पर देखा आराम शाह आराम फरमा रहे थे गद्दी पर, तो फिर इसने क्या किया? उनको मतलब मार दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, तुर्किस्तान से आया था, तुर्क शासक था। गवर्नर जब कहाँ का था? जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी तब ये बदायूं का गवर्नर भी हुआ करता था। ठीक है भाई, सारे लोग इस चीज को याद रखेंगे। हाँ, दिल्ली बना दी थी राजधानी, बिल्कुल सही बात है। तुर्किस्तान का डगर इनला क्या कह रहे हैं? देखो, इल्तुतमिश ने फिर क्या किया? जब ये शासक बन गया तो इल्तुतमिश ने जो राजधानी अकबर ने लाहौर बनाई थी, इसने राजधानी लाहौर से कहाँ कर दी? इसके द्वारा राजधानी को लाहौर से कहाँ कर दिया गया? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसने राजधानी कहाँ बना दी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी।
ठीक है भाई, नोट कर लो। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। चलो भाई आगे चले। गुड इवनिंग भाई दीपक यादव जी, गुड इवनिंग। आगे चले, यहाँ पर हम खड़े हो गए थे, चलो आप नोट कर रहे थे। अच्छा, अगर आपसे हम ये पूछें अब इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की अगर हम मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कब हो गई? इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में। हुआ क्या था, चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। ये चंगेज खान से बचने के लिए एक राजा हुआ करते थे सम्राट जलालुद्दीन, उनके यहाँ पे ये गया था। उन्होंने इसको मना कर दिया था, इल्तुतमिश को अपने यहाँ पे शरण नहीं दी थी, जिसकी वजह से फिर बाद में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। मृत्यु के बाद में इसके मतलब शासन काल में इसके बाद में इसका पुत्र बैठा जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठा था। इसकी मृत्यु क्यों हो गई थी? ये जलालुद्दीन खिलजी के यहाँ पे गया था। जलालुद्दीन जो फिरोज थे उनके पास में गया था, उनसे ये कहा था जाके भाई अपने यहाँ में रख लो और हमारा बचाव कर लो, क्योंकि चंगेज खान इसको मारने के लिए तैयार थी। तो इसलिए उनके यहाँ गया था, उन्होंने अपने यहाँ रखा नहीं, सहारा देने से मना कर दिया, कहन कि हम नहीं रख पाएंगे भाई, जाओ तुम्हें जो जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। तो फिर जब उन्होंने रखा नहीं तो इसकी मृत्यु हो गई 1236 में। उसके बाद में इसकी गद्दी पर बैठा था इसका बेटा जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। अच्छा, आप लोग हमें एक बार ये बता दीजिए, आपने नाम सुना होगा हौज सुल्तानी। हौज ए सुल्तानी जिसका निर्माण दिल्ली में करवाया था, किसने करवाया था? एक बार हमें ये बताओ, एक बार हमें ये बताओ, रुकनुद्दीन फिरोज ने करवाया था, इसके लड़के ने, या फिर इसी ने करवाया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ भाई हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? एक बार बताओ, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था? अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लेना, इल्तुतमिश के द्वारा। कहाँ पे करवाया था बेटा? तो आंसर लिख लेना, दिल्ली में करवाया था, है ना? कहाँ करवाया था? दिल्ली में। अब जब इसकी 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इसका बेटा बैठता है गद्दी पर जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। ये पुत्र था किसका? इल्तुतमिश का। ये गद्दी पर बैठ गया। जब इसकी मृत्यु हो गई, रुकनुद्दीन फिरोज ने कारवाल को संभाल लिया, है ना? सभी लोग याद रखेंगे कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज। नहीं सुनी मैं। यस सर, लाहौर टू दिल्ली। फर्स्ट दिन सर बोल रहे थे आपका नाम। अच्छा, चलो भाई सभी लोग बताओ, सभी के बात समझ में आई यहाँ तक? जब रुकनुद्दीन फिरोज साहब ये बैठ गया, अब ये शासन चला नहीं पा रहा था, इससे शासन क्या था? चल नहीं रहा था, यानी कि एक अयोग्य शासक था, इसके अंदर शासन करने की योग्यता नहीं थी, अयोग्य शासक था, ये अयोग्य शासक था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इसकी माता जी आ गई अखाड़े में, माता जी आ गई जिनका नाम क्या था? अब आप लोग बताओ, माता जी का नाम आप ही बताएंगे, बताओ भाई। इनकी माता जी आ गई शाह तुर्कान, क्या नाम था? यही था ना? बताओ जल्दी से कमेंट करो। नूरुद्दीन जो था, मेरे पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, पीछे रह जाती हूँ। भाई पीछे काहे रह जाती हूँ? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, खत्म तो नहीं कर लेते हैं? एक बार ये बताओ, बताओ भाई। एयरप्लेन मोड लगाकर सही किया दीदी। अच्छा अच्छा, मतलब बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है ना? तो हम लोग कहाँ पर है? इनकी माँ का नाम क्या था? शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। अब देखो, इनकी जो माता शाह तुर्कान थी,
इनका बहुत गलत मतलब शासन रहा है। इन्होंने वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं किए, तो वहाँ के अमीर लोग जो थे उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के अमीर लोग थे उन्होंने इनके शासनकाल को भी खत्म कर दिया। ये अयोग्य शासक था रुकनुद्दीन फिरोज, तो इनकी माँ ने कहा बेटा तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम पीछे हटो, हम करते हैं। तो उनकी माँ आ गई शाह तुर्कान। अब इनसे ये नहीं हो पा रहा था, ये वहाँ के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, इनको हटा दिया और शासनकाल किसको थमा दिया, फिर रजिया को थमा दिया। इनके बाद फिर कौन आ गई, रजिया सुल्तान आ गई। अभी हमने आपको लिखाया था कि सबसे पहले कौन आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद कौन आए, इल्तुतमिश, इसके बाद कौन आए, रजिया सुल्तान। अब इनके बीच में क्या होता रहता है वो चीजें वहां नहीं लिखाई जाएंगी, मैन शासक हमने आपको लाइन से लिखाए थे। अब इसके बीच में देखो इल्तुतमिश के बाद उसका लड़का भी आ गया था रुकनुद्दीन फिरोज, जो अयोग्य शासक था, जिससे शासन चल नहीं रहा था। तो इनकी माँ ने कहा बेटा तुम अलग हटो, हम करेंगे। शाह तुर्कान ने किया, उनकी माँ आ गई यानी इल्तुतमिश की पत्नी, उन्होंने किया शासन। उनका सही से शासन नहीं रहा, वहाँ के लोगों ने तुरंत थोड़े दिनों के अंदर इनसे भी कह दिया, इनको भी सलाम बोल दिया, इनसे कहा तुम भी हटो। उन्होंने वहाँ पर बैठा दिया किसको, रजिया सुल्तान को, है ना। अब रजिया सुल्तान जब आती है इनका शासन चलता है। सभी लोग बताओ, सभी ने बात नोट की? पीयू जी आप भूल गए क्या, मैथ की क्लास में मिले थे हम। हाँ नमस्कार भाई, लवी जी आप कहाँ से हो? चलो भाई इसके आगे चले। अब बताओ, जब रजिया बेगम पहुंच गई, अच्छा रजिया जो सुल्तान थी ये प्रथम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये प्रथम ऐसी महिला थी इस काल में, आप लोग इनके आगे लिख सकते हो, प्रथम महिला सुल्तान जिसने शासन की बागडोर संभाली, जिसने शासन की बागडोर संभाली, शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, पहली महिला सुल्तान थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, है ना। हाँ सभी लोग भाई डेली क्लास को करा करिए। जब आप लोग डेली क्लास को करा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, आप सभी के समझ में आएगा, है ना। अब बताओ, रजिया सुल्तान जब बैठ गए, ये पहली महिला थी। अब चलो, रजिया सुल्तान जब आई तो इन्होंने क्या किया, ये शासनकाल इनका चलने लगा। जब इनका शासनकाल चलने लगा तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पर्दा प्रथा का अंत किया। आपसे पूछा जाए कि पर्दा प्रथा का अंत करने वाली कौन थी, पर्दा प्रथा का अंत किया। ये क्या हुआ, ये जो पर्दा डाल के महिलाएं रहती थी, ये पर्दा डाल के नहीं, अपने शासनकाल में गद्दी पर सामने बैठती थी तो टोपी लगा के निकलती थी। जिस तरीके से आम लोग कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार से कपड़े पहन के शासन करने लगी और इन्होंने पर्दा प्रथा का अंत कर दिया। जो मुंह ढके रहना पूरा, उस प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था। किसने, रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान ने शासन की बागडोर संभाली। हाँ, रजिया सुल्तान ने फिर पर्दा प्रथा का, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान जो थी प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, है ना। नहीं मैं डॉक्टर पांडे जी, फैन नहीं चल रहा है, क्योंकि फैन चलता है तो फिर क्या होता है कि आवाज जाने लगती है आप लोगों के पास में। गुड इवनिंग भाई, आगे चले, बताओ भाई। हाँ देखो, अब हुआ क्या था आपको बताएं। जो रजिया सुल्तान थी इसको कौन लाया था, जो वहाँ के तुर्की अमीर थे, जो तुर्क अमीर थे, उन लोगों ने ही तो क्या किया था, जो शाह तुर्कान थी, इल्तुतमिश की पत्नी थी, उनको हटा दिया था, क्योंकि उनका शासन सही नहीं चल रहा था।
तो उन लोग ने ही किसको बैठा दिया था, रजिया सुल्तान को बैठा दिया था। अब रजिया सुल्तान ने क्या किया, सबसे पहले आई पर्दा प्रथा का अंत किया। इसके बाद में घोड़े का सरदार किसको, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसने अपने शासन काल में घोड़े का सरदार जो नियुक्त किया था वो किसको किया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जमालुद्दीन याकूत जो थे ये घोड़ों के सरदार थे इसके शासन काल में, जमालुद्दीन याकूत। अब इसका भी शासन सही नहीं चलने लगा, यह भी वहाँ के जो अमीर लोग थे जिन लोगों ने इसको गद्दी पर बैठाया था, जो वहाँ के अमीर लोग थे जो इसको गद्दी पर बैठाए थे, उन्हीं के साथ में ये अच्छा व्यवहार नहीं करने लगी, है ना। तो अब वहाँ के जो तुर्की थे उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान के जितने भी प्रयास थे इसके विरुद्ध हो गए, और विरुद्ध होने के बाद में उसको बंदी बनाकर दिल्ली लाए, है ना। तो आप लोग अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ जिन अमीर लोगों ने, लिखेंगे नहीं, जिन अमीर लोगों ने इसको गद्दी पे बैठाया था, ये जो रजिया सुल्तान थी उन्हीं अमीर लोगों के विरुद्ध काम करने लगी। तो उन लोगों ने क्या किया, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। किन लोगों ने, वहाँ के अमीर तुर्कों ने। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए रजिया सुल्तान को बंदी बनाने वाले कौन थे, तो अमीर तुर्क जो थे ये बंदी बना लिए, और कहाँ पे ले गए इसको, बंदी बना लिए। क्यों बना लिए उसका कारण हम आपको बता दिए, क्योंकि उन्होंने ही इसको शासन काल पे बैठाया था, वो लोग ही थे जो इसको वहां तक पहुंचाए थे, उन लोग के ये विरुद्ध काम करने लगी। उन लोग ने क्या किया, इसको बंदी बनाकर कहाँ ले गए, दिल्ली। इसको बंदी बना के कहाँ ले आए, दिल्ली ले आए। दिल्ली ले आने के बाद में राजगद्दी किनके हाथों में सौंप दी, यानी फिर शासन किसको दे दिया, शासन दे दिया बहराम शाह को। किसको दे दिया, बहराम शाह के हाथों में शासन की बागडोर दे दी। ये जो है बहराम शाह जो था, बहराम शाह जो था ये अब शासन करने लगा, बहराम शाह। हाँ, अमीर तुर्क जो थे भैया, आप बताओ जो लोग आपको शासन के लिए लाए हैं, जिन लोगों ने आपको शासन के लिए वहां पर बैठाया है, आप उनके विरुद्ध तो काम करेंगे नहीं। जैसे जनता की हमारी हित के लिए हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, अगर प्रधानमंत्री हमारे हित का काम नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं, कई लोग तो दंगे करने लगते हैं। जैसा अभी अग्निवीर आया था, लोगों ने कितने दंगे किए। तो उनकी हित का जब काम नहीं होता तो लोग अपने प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, जिन लोगों ने इसको बैठाया उन लोगों, उनके हित का काम नहीं हुआ, उन लोगों ने इसको पुनः हटा दिया, बंदी बना के दिल्ली ले गए और शासन पे किसको बैठा दिया, बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, आपसे पूछी जाए जब बहराम शाह को बैठा दिया, आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी। एक क्वेश्चन ये बताओ, आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान का पति कौन था। बंदी बना लिया था रजिया सुल्तान को और दिल्ली ले आए थे। रजिया की शादी की बात की जाए तो किसके साथ हुई थी। बंदी बना के ले आते। आप कहेंगे सर जी बंदी बना लिया फिर शादी कैसे हो गई, यही तो कहेंगे ना। नहीं, बंदी जब ये बन गई थी, दिल्ली चली गई थी, जब बहराम शाह शासक बन गया था, तब इसके बाद इसने शादी की थी, है ना। तब इसके बाद इसने शादी की थी अल्तुनिया से। किसके साथ शादी की, अल्तुनिया, नोट कर लेना, अल्तुनिया के साथ शादी की। क्यों शादी की, इसका मकसद ये था दोबारा गद्दी पर बैठना। ये दोबारा गद्दी पर बैठना चाहती थी रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ शादी करके, और इसने बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन हर प्रयास में ये असफल हो गई, सफलता इसको नहीं मिली, जबकि इसने उससे शादी कर ली। जब ये असफल रही, इसको सफलता नहीं मिली, तब रजिया की हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। ठीक है, किनके द्वारा की गई थी, डाकुओं के द्वारा। अब वो डाकू और कोई नहीं होंगे, कोई अमीर वही लोग होंगे जिनके विरुद्ध ये काम कर रही थी। अब बहराम शाह वहाँ का शासक था, नाम डाकुओं का इसलिए आया क्योंकि इसकी हत्या डाकुओं के द्वारा ही की गई। अब अभी हमने आपको बताया इसकी हत्या किसके द्वारा की गई, जब ये असफल हो गई, इसने कई प्रयास किए, इसके साथ में मिलकर, दुनिया के साथ में मिलकर सोचा दोबारा गद्दी पा लें, लेकिन ये नहीं पा पाई, इसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। कब हत्या हुई, हत्या कब हुई, हाँ, अल्तुनिया के साथ में इसने शादी की थी, है ना। हत्या इसकी हुई थी 13 अक्टूबर 1240 को। 13 अक्टूबर 1242 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई। 1242 ईस्वी को हत्या कर दी गई थी। काय के द्वारा, डाकुओं के द्वारा।
डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ जितना हमने आपको बता दिया। बताओ भाई, सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हम ये देखेंगे कि आप लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो। आप लोग हमें व्हाट्सएप करना, देखेंगे फोटो हम देखेंगे सबकी, हम ये देखेंगे कि सबने लिखा है कि नहीं लिखा है। हमें व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे फोटो भेजना जिसके पास हमारा नंबर हो, वो लोग फोटो भेजेंगे, हम देखेंगे कि किसने किसने लिखा, किसने किसने नहीं लिखा। हाँ भाई, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ सभी लोग भैया लिखना। बारह 1250, 13 अक्टूबर 1250 नहीं होगा। विष्णु जी वेलकम। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसकी हत्या कर दी गई तो इसके बाद में गद्दी किस जगह पे की गई थी? तो आप आंसर क्या करेंगे? कैथल। कैथल में इसकी हत्या की गई। फिर इसके बाद नंबर किसका आया? बैराम शाह का। बैराम शाह का शासन चल रहा था। बैराम शाह का, देखो इनसे जुड़े हुए ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, इसीलिए तो हम आपको नोट कराते हैं। वैसे आप सोचेंगे सर जी क्या पढ़ें क्या छोड़ें, हम जितना आपको बताएं उतना पढ़ो, हम जितना छोड़ दें उतना छोड़ो। बैराम शाह की भी हत्या कर दी गई बंदी बनाकर, इसको भी बंदी बनाकर हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, जैसे रजिया सुल्तान की हत्या की गई, बंदी बनाकर इसकी भी हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, क्योंकि यही शासक था ना फिर। और इसकी भी बंदी बना के हत्या हो गई। और इसकी हत्या कब हुई अगर आपसे ये पूछा जाए तो मई 1242। कब हुई? मई 1242। मई 1242 अगर इसकी हत्या हुई। देखो ऊपर सन गलत लिख गया है, पहले सही लिखा था। यहाँ पे कितना करेंगे? 40 करेंगे। 13 अक्टूबर 1240 बैराम शाह की मई 1242 में हत्या हुई। जब इसकी हत्या हो गई, मेरी तरफ से भी भेज देना भाई, अपना अपना वोट भेजना भैया, दूसरा क्यों भेजेगा। देखो 1242 में जब इसकी भी हत्या कर दी गई, इसके बाद में शासनकाल 1242 में हत्या कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? जब इसकी भी हत्या हो गई बैराम शाह की भी, तब दिल्ली का शासनकाल किसके हाथ में गया? जब फिर इसके बाद में गद्दी पर कौन बैठा? आप बताइए, गद्दी पर कौन बैठा? सभी लोग बताएंगे। अब हम नहीं बताएंगे। जब इसकी भी हत्या हो गई बैराम शाह की, तो बताओ भाई गद्दी पर कौन बैठा? बताओ भाई। अलाउद्दीन। कौन बैठा था गद्दी के ऊपर? अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा? अलाउद्दीन गद्दी पर बैठ गया जब इसकी हत्या भी कर दी गई, है ना? डबल नंबर से भेजना। हाँ, अलाउद्दीन गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद में ठीक है भाई, अलाउद्दीन मसूद शाह। चलो भाई आगे चलते हैं। भाई बातें ना करो, सभी लोग देख लो। अलाउद्दीन मसूद शाह जब गद्दी पर बैठ गया, ये कुछ समय तक बैठा रहा। फिर बलबन ने क्या किया? बलबन ने एक षड्यंत्र रचा। बलबन के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके द्वारा अलाउद्दीन मसूद को भी हटा दिया गया। बलबन ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र के द्वारा इसको भी गद्दी से हटा दिया। किसने? बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को भी गद्दी से हटा दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसको भी गद्दी से हटा दिया। ठीक है भाई, गद्दी से हटा दिया। जब इसको गद्दी से हटा दिया, फिर गद्दी पर बैठा कौन? अब एक बार आप ये बताएंगे। अब एक बार आप ये बताएंगे, जब ये अलाउद्दीन मसूद शासक बन गया था, बलबन ने क्या किया? कौन सी सन में? ये और लिख लो, 1246। 1246। देखो 42 में अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठ गया था। फिर इसके बाद में बलबन आया, इसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे अलाउद्दीन को 1246 से अलाउद्दीन मसूद शाह को 1246 में गद्दी से हटा दिया। जब गद्दी से हटा दिया इसको, फिर इसके बाद में कौन गद्दी पर बैठा? एक बार ये बता दो।
इसके बाद में कौन गद्दी पर बैठा आके, जो आपका मसूद शाह था लास्ट। इसके बाद में आगे कल पढ़ेंगे, इसके बाद आप आगे कल पढ़ेंगे। बताओ भाई 1246 में फिर कौन बैठा, नहीं पता है, चलो भाई हम बता देते हैं। इसके बाद में बैठा नसीरुद्दीन। कौन बैठा, नसीरुद्दीन। ये नसीरुद्दीन जो था एक ऐसा शासक था, आपसे कभी क्वेश्चन आएगा कि टोपी सिलकर शासन करने वाला शासक कौन था, सिलकर शासन करने वाला शासक कौन था। नोट कर लेना आप लोग, ये जो नसीरुद्दीन था ये टोपी सिलकर अपना शासन करता था। ठीक है भाई, जो हाँ नसीरुद्दीन महमूद, आप याद रखना भाई, खुद ही टीक लिया। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। नसीरुद्दीन महमूद जो था टोपी सिलकर शासन करने वाला शासक था, इसने टोपी सिलकर शासन किया। ठीक है भाई, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था नसीरुद्दीन के साथ में। जो बलबन ने इसको बैठाया था, इसका नाम अगर वास्तविक नाम बात करें बलबन के तो बहाउद्दीन था। ठीक है भाई, आगे चलें। लास्ट चल रहा है चरण बस। नसीरुद्दीन शाह जो था, इसके साथ में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। बलबन का दामाद था ये, ऐसे लिख लो, बलबन का दामाद था कौन, नसीरुद्दीन शाह। बलबन जो हुआ करता था ये इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था, आप ऐसे लिख लेना, इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो था ये इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है भाई, हाँ। इसके बाद मांगे लिख लो। अगर आपसे पूछ दिया जाए तुर्कान ए चिहलगामी, तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किसने किया था, का विनाश किसने किया था, तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे बलबन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बलबन का वास्तविक नाम क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बलबन का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, तो क्या बताएंगे, बलाउद्दीन। चलो भाई नोट कर लो। इसके बाद में बस खत्म है, इसके बाद में बस खत्म है, आप सभी लोग इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, नोट कर लिया। इसके बाद में क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बलबन के कहने से गयासुद्दीन तुगलक आया। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ दिन शासन किया, उसने मुगलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाए रखा। इतना याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा, सिजदा और पैबोरोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिजदा और पैब्रोस, पापतंग है पैब्रोस, इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। तो भैया आप बता दो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, किसी को पता है, नहीं पता, पता भाई, अगर नहीं पता तो लिख लेना, शंभुद्दीन कैमुर्स। कौन था, शंभुद्दीन कैमुर्स था इसका अंतिम शासक। सिजदा और पैब्रोस का संस्थापक कौन माना जाता है, बलबन। ठीक है, आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो शंभुद्दीन कैमुर्स। तो अब कल आप पढ़ेंगे इसी के आगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे,
कल आप इसी के आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश। आज जितनी भी चीजें आपसे गुलाम वंश से पूछी जा सकती थी सारी हमने आपको बताई। देखो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। अगर नोट ना कराया हो तो कर लीजिए, ठीक है भाई। सभी लोग नोट कर लीजिए, हम आपको कुछ चीजें नोट करा दें। नंबर 1 नोट करना, कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा। दूसरा नोट करना, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसके द्वारा किए गए? इल्तुतमिश के द्वारा। और चांदी का टंका और तांबा जीतल का टका यानी सिक्का किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, नोट कर लो। अगला इक्ता प्रणाली किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, नोट कर लो। इक्ता प्रणाली किसके द्वारा? इल्तुतमिश। सभी लोग नोट कर लेना, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा, है ना। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया किसने? इल्तुतमिश ने, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते थे? तुर्कान-ए-चियलगामी। अभी हमने पीछे बताया था तुर्कान-ए-चियलगामी। तो ये 40 सरदारों का संगठन था जिसको बनाने वाला था इल्तुतमिश, है ना। अगला आपसे पूछा जाए सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। ये 5 पॉइंट सभी लोग नोट करना, चांदी सिक्का, जीतल के सिक्के, इल्तुतमिश, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा, इल्तुतमिश, 40 सरदारों को बंदी बनाना, इल्तुतमिश। सभी लोग याद रखना। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का पतन, इल्तुतमिश। 5 आप याद रखना, ठीक है भाई। सभी को बाय बाय, टेक केयर। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका कल का सेशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास रात के 10 बजे हिंदी की होगी, उस क्लास में सभी को आना होगा। और सभी लोग आएंगे भी, जो नहीं आएगा समझो उस पर पड़ेगा डंडा, ना। सभी को बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।